बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में सियासत अपनी जगह पर चल रही है। पंजाब में जो सूरत हाल है, कराची में जो सूरत हाल है, बल्दियाती इंतखाबात के नताइज भी हैं। पंजाब में वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ राय साहब हैं, उन्होंने 3 नाम गवर्नर साहब को भेज दिए हैं निगरान वज़ीर आला के तौर पर। ये तमाम मसाइल सियासी तौर पर अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जो चश्मकुशा हकीकत है वो ये है कि आवाम की आवाज़ जो है, जो पब्लिक वॉइस है, वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। और आवाम के मसाइल जो हैं उनकी जानिब इस वक्त कौन सोच रहा है, कौन सोचता आया है और किसने सोचना है, ये किसकी लायबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये किसकी ड्यूटी है। हम सियासतदान अपनी रस्साकशी में, अपनी हुकूमत बनाने में, तोड़ने में, जोड़ने में तमाम तर जो है वो हदें अबूर करते जा रहे हैं, लेकिन अवाम के मसाइल जो हैं वो हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। अवाम के मसाइल आटा चीनी से लेकर पेट्रोलियम मसनूआत तक, इन तमाम के ऊपर कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही या उस क्योस को नहीं तोड़ पा रही जो इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान में जारी है। जो हिजान बरपा है वो हिजान यही है कि इस वक्त पाकिस्तान का असल जो है मालिक व मुख्तार कौन है जो निज़ाम हुकूमत को चलाएगा, इस क्योस को तोड़ेगा। क्योंकि जब तक क्योस बरकरार रहेगा अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। कभी आटे के ऊपर बात करते हैं हम, कभी चीनी के ऊपर, कभी अशियाए खुर्दोनोश के ऊपर, जो आम आवाम की दस्तरस में होने के बावजूद उनकी जेब इजाज़त नहीं देती कि उनको ख़रीद पाएँ। अब एक और जो अज़दहा है वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर फंद फैलाए खड़ा है। वो ये है कि मुल्क में एक बार फिर पेट्रोल बहरान का खदशा जन्म लेने वाला है। ऑयल कंपनीज ने हुकूमत को खत लिख दिया है। बरवक्त एलसीज ना खुलने से मुल्क में तेल के बहरान का शदीद खदशा जो है वो लाहक होने वाला है। बरवक्त एलसीज को यकीनी बनाने के लिए वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम किरदार अदा करें, यह खत लिखा गया है ऑयल कंपनीज एंड एडवाइजरी काउंसिल की जानिब से। बैंकों की जानिब से एलसीज ना खुलने से कुछ ऑयल कार्गोज मनसूख हो चुके हैं और एलसीज ना खुलने से तेल की सप्लाई में तातुल पैदा हो रहा है। मुल्क की जरूरियात पूरी करने के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मालियत का तेल दरामद किया जाता है। मुल्क में माहाना 4,30,000 मैट्रिक टन पेट्रोल, 2 लाख मैट्रिक टन डीजल दरामद किया जाता है। एक मरतबा सप्लाई चेन मुतासर होने के बाद बहाली में 6 से 8 हफ्ते लगेंगे। ओगरा ने पेट्रोल की किल्लत जो है इसकी तरदीद कर दी है। ऑयल कंपनीज अपना मौकफ अपना रही हैं। ओगरा इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस दे रहा है कि ऐसा कोई भी खदशा मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में वाफर मिकदार में तेल मौजूद है और ऐसी कोई भी सूरत हाल पैदा होने वाली नहीं है। तर्जुमान ओगरा ने कहा है कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल का वाफर स्टॉक मौजूद है। ओगरा मुल्क में पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज की खबरों की सख्ती से तरदीद करता है। मजीद ये कि 80,000 MT पेट्रोल और 90,000 MT डीजल ले जाने वाले जहाज लंगर खाने पर मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें ओगरा ने यकीनी तौर पर इसकी तरदीद तो कर दी है, लेकिन जो ऑयल कंपनीज हैं वो कतई तौर पर मुतमिन नहीं हो पा रही। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी जो है वो बढ़ने लग पड़ी हैं और ये पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर भी एक क्योस आया था कि शायद ये बढ़ जाएगा, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने फिलवक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान किया है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान किया है। इस बात का ऐलान आज वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इसहाक डार साहब ने कहा है कि आज रात 12 बजे से आइंदा 15 रोज़ के लिए नई कीमतों का इतलाक होना था। यही कीमतें बरकरार रही हैं और इनमें कोई कमी या इजाफा नहीं किया जा रहा। अब ये जो सूरत हाल है ये बड़ी हिजान बरपा इसलिए है कि जैसे ही पाकिस्तान में कुछ भी पॉलिटिकली तौर पर क्योस आता है तो उसका बराह रास्त असर पड़ता है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान की उन जो है डिपार्टमेंट्स के ऊपर, उन सेगमेंट्स के ऊपर, उन शोबों के ऊपर जिसका ताल्लुक बिलवास्ता या बिलावास्ता अवाम के साथ होता है, अवाम की जेब के साथ होता है। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाता तो ये सूरत हाल इससे भी गंभीर हो सकती थी। अब दोस्त ममालिक ने हमारी मदद तो की, डॉलर्स की एक मरतबा भरमार तो हो गई है, लेकिन अगर उसको मैनेज सही तरीके से ना किया गया और पेट्रोल को भी अगर हमने इसका कोई सेकंड सोर्स जो है वो जनरेट ना किया, किसी दूसरे ममालिक के साथ हमने कोई बेहतर ताल्लुकात की वजह से इन चीज़ों को जो अपडेट ना किया, सफारती ताल्लुकात की बिना के ऊपर जो रशिया के सफ़ीर भी पाकिस्तान में आने वाले थे, वज़ीर पेट्रोलियम भी आने वाले थे, हमने उनके साथ भी मुआहदे तय करने हैं।
अगर इन मुआहदों को तय पा लिया जाता है तो यकीनी तौर पर ये जो खुर्दनी तेल होता है इसकी भी कीमतें कम होंगी और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत होती हैं इनकी कीमतों पर भी एक बंद बांधा जा सकेगा। पाकिस्तान को इतनी बड़ी इंपोर्ट करनी पड़ती है इनकी तमाम मिकदार कि पाकिस्तान का तकरीबन ज़्यादातर ज़र मुबादला का जो हिस्सा होता है वो इन्हीं चीज़ों की इंपोर्ट में चला जाता है। अब इन तमाम सूरत हाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑयल कंपनीज कहीं भी जो है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ओगरा बड़ा क्लियर चांस देने के बावजूद एक बात करता है कि ये जानबूझकर एक क्योस पैदा की जाती है, मनफी खबरें फैलाई जाती हैं ताकि मार्केट में मोनोपलाइजेशन की जा सके। मोनोपली होगी कुछ पेट्रोल माफिया की, पेट्रोलियम मसनूआत माफिया की, वो अपने अकॉर्डिंग एक ऐसा हैजान बर्पा करेंगे, हैजान बर्पा करके अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस का प्रेशर बढ़ाने के लिए हुकूमत के ऊपर, अवाम के ऊपर जो है वो एक ऐसा जो है वो प्रेशर डाल सकते हैं जिससे इन चीज़ों का असर पड़ सकता है। इन तमाम सूरत हाल में एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने 2025 तक पाकिस्तान को दरपेश 10 बड़े खतरात की निशानदही भी कर दी है। इसके अलावा जो मोडीज एक इदारा है जो पूरी दुनिया की मईशत को देखता है, उसके ऊपर आउटलुक देखता है वो पॉजिटिव है या मनफी है, उसने भी पाकिस्तान की आउटलुक को मनफी करार दे दिया है। और ये तमाम सूरत हाल के ऊपर आलमी इक़्तिसादी इदारे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने 2025 तक पाकिस्तान को दरपेश 10 बड़े खतरात की निशानदही की है। आलमी इक़्तिसादी इदारे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे का सामना है। अगले 2 साल तक पाकिस्तान को खुराक की कमी, साइबर सिक्योरिटी, महंगाई और मौशी बहरान के खतरात दरपेश हो सकते हैं। ये वही खतरात हैं जो कई दहाइयों से पाकिस्तान के जो है वो जड़ों में बैठे हुए हैं, जिनका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया। तमाम हुकूमतें आती हैं, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की जाती, इनके ऊपर कोई ऐसा जो है वो अथॉरिटी नहीं बनाई जाती कि इनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखा जा सके, पाकिस्तान की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जा सके, अवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि किन चीज़ों का हमने किस हद तक इम्पोर्ट करना है, किन चीज़ों को किस हद तक एक्सपोर्ट करना है। पाकिस्तान में कभी गंदम वाफिर मिकदार में आ जाती है, कभी हम उसको एक्सपोर्ट करने लग पड़ते हैं और कभी हमें इंपोर्ट करना पड़ती है। ये कौन है जो इस माफियाज को कंट्रोल करेगा? ये तमाम तर गुफ्तगू के ऊपर आज हम बात करेंगे एक ब्रेक के साथ। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। हो रहा है आटे की किल्लत का जो मामला है वो भी सामने आ रहा है। पंजाब में अपनी एक सियासी चाल और सियासी बसात जो है वो बिठाई जा रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त केयर टेकर सेटअप भी वहाँ पर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, एक लावारिसों वाली सूरत हाल है। कराची में भी एक बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर जो क्योस है वो चल रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जो पाकिस्तान की आवाम है, जो उसके बुनियादी इशूज़ हैं वो तो बिल्कुल वही है ना, आटा, चीनी, गैस और पेट्रोल, ताकि आवाम जो है वो अपना गुजर बसर तो सही तरीके से कर सके, जो उसका मयार ज़िंदगी है, जो उसका तरीक़ाकार ज़िंदगी है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम पा सके। अब ये ऑयल कंपनीज ने भी खत लिख दिया है कि इस वक्त शॉर्टेज होने वाली है मुल्क पाकिस्तान में, पेट्रोलियम की और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने वाला है। ओगरा इस बात की तरदीद तो कर रहा है, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो कुछ और सामने आ रहे हैं। आपका क्या मौक़िफ़ इस सूरत हाल के ऊपर? क्या समझते हैं कि ये किसकी कोताही है, ये किसकी नाकामी है, और वाकई में हम ऐसे किसी डिफ़ॉल्ट का जो है वो मुतहम्मिल हो सकते हैं? And asking for my opinion on the given issues. बात यह है कि हमारा मुल्क जो है वो गोलगो जो क्राइसिस है उनसे उसका पला पड़ा हुआ है, मल्टीफेरियस क्राइसिस हैं और हालात जो हैं वो बड़े प्रिकेरियस नजर आ रहे हैं। देखें, जहां तक आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात की है, देखें आटे की बात की है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की है, और उसके बाद आपने जो पंजाब और केपीके की असम्बलियों के इलेक्शन की बात की है। देखिए, मैं आपको इन सारे 400-500 सवालों का जवाब देना चाहूंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि हमारे पास जो पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, आपको पता है कि वो बिल्कुल शटर हो गए हैं। मतलब कोई ऑलमोस्ट 5.5 बिलियन यूएस जो डॉलर है वो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है इस वक्त अवेलेबल, जो 5 से 7 कर लें, बिल्कुल ऐसे ही इसके लगभग। अब जहां तक जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने
जिनेवा का एक कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों हुई, उस पे जाके उन्होंने कोई जो मल्टीलेटरल डोनर्स हैं उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की, ब्रदरली कंट्रीज को भी जाके उन्होंने कहा, आर्मी चीफ भी एक मिशन पे निकले हुए थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी गए और फिर उसके बाद वहां पे भी गए, सऊदी अरेबिया, उन्होंने भी उनको कुछ ना कुछ कहा है कि हम आपको देते हैं। देखें, जो पाकिस्तान की एनुअल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हम लेते हैं जब बाहर से, जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए हमें मैक्सिमम 24 बिलियन यूएस रुपीज दरकार होते हैं एनुअली। मेरा मेरा ये जाती ख्याल है, मैंने पढ़ा भी है कि इतनी इतनी कम से कम हमें इतना हमें एक्सपेंड हमारा इस साल हुआ है 2021-22 में, जो कि 2020-21 के मुकाबले में तकरीबन 81% जो है ना वो ज्यादा हुआ है जो इंपोर्ट हमने की है इन चीजों की। अब कंपैरेटिवली देखें तो डॉलर की अवेलेबिलिटी हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। यस। और वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2021 और 21 का तकरीबन जो हमारा था वो 11-12 बिलियन डॉलर पे हमारी पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, जो 2022-23 में जो बिल है हमारा वो 23-23.5 बिलियन डॉलर पे चला गया, और अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हमारे डिप्लीट हो गए। उसकी भी काफी वजूहात हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने रिमिटेंसेस जो है वो भेजना बंद कर दिए, या वो हवाला और हुंडी के जरिए उन्होंने भेजना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही। जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई है तो उसके बाद वो भी क्राइसिस हुआ। उसके बाद जो इंपोर्ट हमेशा हमारी जब भी इंपोर्ट ज्यादा हुई है उस वक्त आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो आपके डिप्लीट होते हैं। दुनिया में ये एक बड़ी 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 प्रिंसिपल पोजीशन होती है कि जब भी आप ज्यादा इंपोर्ट्स करेंगे, एक्सपोर्ट आपकी कम होगी तो आपका वो डिप्लीट होगा। तो इस मौजूदा सिनारियो में अगर देखा जाए तो हमें बेसिकली करना क्या चाहिए, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सर सोल्यूशन की जानिब मैं बाद में आऊँगा, लेकिन एक बात जो पूछने वाली है वो यकीनी तौर पर यही है कि वजारत ख़जाना ओगरा वो अपना एक अलग स्टांस लिए हुए हैं, और ये ऑयल कंपनीज जो हैं उनका मौक़िफ़ कुछ और सामने आ रहा है। उन्होंने लेटर भी लिखा है हुकूमत को कि हमारे पास ऑयल की जो शॉर्टेज होने वाली है, तो अगर ये शॉर्टेज ऑयल कंपनीज इस तरह सीरियसली हुकूमत को खत लिख रही हैं, इसका मतलब है दाल में कुछ तो काला है। और अगर उनके पास कंपनीज के पास शॉर्टेज हो जाती है तो फिर ये बहरान को निपटने के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जो पेट्रोलियम कंपनीज है पाकिस्तान की वो क्यों ऐसा कह रही है, आपको उसकी रीजन देखना पड़ेगी ना कि वो क्यों कह रहे हैं। हमने आपको पता है कि रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर फॉर स्टेट पेट्रोलियम मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड पेट्रोलियम अफेयर्स के लिए वो मुसद्दक मलिक साहब पिछले दिनों गए नवंबर अक्टूबर में रशिया रशिया से वो सस्ता जो ऑयल खरीदने की गर्ज थी। अभी उनका कल एक डेलीगेशन, मेरा ख्याल है रशियन जो एनर्जी मिनिस्टर है उसका, पेट्रोलियम एंड एनर्जी मिनिस्टर, वो कल पाकिस्तान में भी आ रहा है। बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट तो बेसिकली चैनलाइज करना चाह रही है कि रशिया से हम पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं या जो पेट्रोल है या ये फ्यूजल जो फ्यूल्स होते हैं बशर इनको साहब यकीनी परचेज तौर कर पर लें। वो हमारे लिए बेहतरी होगी अगर हम रशिया के साथ इस तरह का मुआहदा कुछ कर लेते हैं, हम अपनी चीज़ों को मनवा कर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो वो रीज़न पेश कर रहे हैं वो ये है कि एलसीज बर वक्त नहीं खुल सकी स्टेट बैंक की जानिब से, और इम्पोर्ट की उस तरीके से खुल खिला कर परमिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से ऑयल कंपनीज जो हैं वो इम्पोर्ट नहीं कर पाई पेट्रोलियम को। ये एक शॉर्टेज का एक बड़ा जो है वो रीज़न बता रही हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल है। देखें, ये तो एडमिटेड फैक्ट है ना कि हमारे पास जो डॉलर है वो एम्पली अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट हमारे पास बिल्कुल, अवेलेबल ये नहीं आपकी पहली बात से लिंक कर रही चीज़ें। जी ये आपकी पहली बात से ही लिंक कर रही है चीज़ कि पाकिस्तान के यस पास वो डॉलर्स की एक्सेस नहीं है या यस डॉलर्स उस तरह अवेलेबल नहीं है, तो इंपोर्ट का डेफिनेटली उसके ऊपर असर तो पड़ेगा। यस पड़ेगा। जब आपके पास देखें एक आपने रिजर्व रखा है, आपने फॉरेन करेंसी जो है वो दूसरे मुल्कों में तो डॉलर चलता है ना, आपने इंटरनेशनल जितनी भी परचेजिंग करनी है डॉलर में करनी है, तो उसके लिए आपके पास डॉलर ही नहीं होगा तो आपकी जो इंपोर्ट है वो ऑब्वियसली मुतासर होगी। तो ये तो फंडामेंटल रीजन तो यही होगी ना कि हमारे पास डॉलर की रिजर्व्स नहीं है। डेफिनेटली। अब वो जाके आगे जो उसके फर्दर छोटे छोटे इश्यूज और उसके जो कॉजेज हैं वो तो ऑब्वियसली होंगे ना, जो उसकी वर्किंग मोडस ऑपरेंडी है ऑब्वियसली वो फिर इस तरह की इवॉल्व हो जाएगी कि हम वो नहीं लेकिन बशर साहब ये जो हमें जिनेवा में एड के तौर पर, लोन के तौर पर ये जो पैसे मिले हैं वो फौरी तौर पर फॉरेन रिजर्व्स में या हमारे रिजर्व्स में शामिल नहीं होंगे वो? देखें हमजा भाई, जो हमें जिनेवा वाली जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना उसमें सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि हमें कोई तकरीबन 9.5 बिलियन प्लेज हुआ है, और ये 9.5 बिलियन जो डॉलर है जो हमें प्लेज हुआ है इसमें से तकरीबन 8 बिलियन हमें एज ए लोन के तौर पे वो प्लेज हुआ है, वो एड नहीं मिली आपको, वो बिल्कुल, लोन ही है। ये क्लियर कर रहे हैं, वजारत खजाना भी ये बात क्लियर कर रही है।
जी, दिस इज बेसिकली 8 बिलियन इज एन लोनिंग अमाउंट। लोनिंग वो अमाउंट, ठीक। आपको एड नहीं मिली। अब वो एग्जैक्टली। कब आपको देते हैं, देखिए अभी दिस इज अनदर डिबेट कि वो आपको प्लेज हुआ है, प्लेज के बाद एक पूरी वर्किंग मेथोडोलॉजी होती है, एक पूरा प्रोसीजर को उन्होंने फॉलो करना होता है। जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, हम्म। आईएमएफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने एक अपना प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है, तो वो अभी ऑल ऑफ सडन तो वो अमाउंट इधर नहीं आ सकेगी। हम्म। अच्छा, ऑल क्या? ऑफ सडन वो अमाउंट यहाँ पर नहीं पहुंचेगी, तो यकीनी तौर पर अभी हम उसी खदशा के जेरे साया हैं, जो काफी देर से लटक रही है तलवार हमारी मईशत के ऊपर। देखिए, जो इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी को हम कुछ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में तो करेक्ट नहीं कर सकते। पिछले 5 साल से कितना महंगाई है लेकिन आपके सर, ये मुल्क में। इंजेक्शन तो लग सकता था ना, ये अमाउंट अगर फौरी तौर पर पाकिस्तान में आ जाए तो इंजेक्शन तो लगेगा। तो लगेगा ना, लेकिन अभी जो जनेवा वाली कॉन्फ्रेंस के बाद जो अमाउंट प्लेज हुई है, इसका मैं जाती तौर पे एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन अगर देखूं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी जल्दी आ जाएगी। इसका पूरा पूरा थ्रो प्रॉपर इसको चैनलाइज करने में कुछ टाइम लगेगा। हम्म। हाँ, अगर हमारे जो मिडिल ईस्टर्न फ्रेंड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया, अगर वो और चाइना में, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट में तो अभी आपको पता है रिसेंटली आर्मी चीफ्स भी वहां पे उन्होंने विजिट किया और उन्होंने भी प्लेज किया कि हम आपको देते हैं। हम्म। तो अगर ये आ जाता है तो इट विल बी एन इमीडिएट रिलीफ फॉर द और सर, पाकिस्तान ये जो इकोनॉमी। रोल ओवर हुए हैं हमारे कर्जे, उनका भी तो इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली उसका अफेक्ट होगा आपको, आपको जो आपकी तो सर, ये तमाम लोन पे सूरत हाल करने में की कम से कम जो हम। आपकी पीरियड है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है, कुछ चीजों को उन्होंने सॉफ्ट कर दिया है, तो उनका भी इफेक्ट होगा आप अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, हम्म। आपका मुल्क जो है वो माशी बहरान में घिर चुका है। हम्म। अब ये घिर चुका है और यहाँ से आपने कैसे निकलना है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखिए, आपके मुल्क में फुल फ्लेज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बिल्कुल। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, एंड ड्यू तो वो टू दोनों पॉलिटिकल रैशनल इंस्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल है ना, एवरीथिंग एक इज दूसरे के जस्ट साथ लिंक है इसी वजह से। गेटिंग अ वर्सनिंग। जी। हम्म। बिल्कुल सर, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी से रैशनल प्रोपोर्शनल लिंक है, जिसकी वजह से हमें ये तमाम तर जो है, यही असल में बुनियादी तौर पर रूट है जिसकी वजह से हम निकल नहीं पा रहे इससे। जी हाँ, बिल्कुल। पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो होती है, देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है कि पूरी पूरी की पूरी स्टेट के अफेयर्स को रन करना होता है, हम्म। और पार्टी फॉर्मुलेशन होनी होती है। देखिए इकोनॉमी आपका एक बेसिक, देखिए वो कार्ल मार्क्स की आपने फिलोसफी पढ़ी होगी, तो उसने जब वो अपनी फिलोसफी देता है तो उसमें वो इकोनॉमी को सुपर स्ट्रक्चर के तौर पे लेता है कि सबसे हम्म। बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो है ही सुपर स्ट्रक्चर, और वो इकोनॉमी है। हम्म। नीचे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम सारा पीछे सबऑर्डिनेट होगा। हम्म। तो जब आपकी इकोनॉमी, देखिए आपका बेसिक जो है ना, वो आपने पैसे के साथ चलना है, और मुल्क जो होते हैं वो पैसों के बगैर तो नहीं चल सकते। आप देखें कितनी आयरोनिकल सिचुएशन है कि इंडिया के इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इंडिया के पास 563 बिलियन यूएस जो डॉलर की फॉर्म में पड़ा हुआ है। अच्छा मुबशर पाँच साहब, सौ वैसे बड़ा तिरसठ बड़ा बिलियन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि पाकिस्तान के क्या समझते हैं कि ये हमने इन चीज़ों को तरमीम नहीं किया, वक्त के साथ अपडेट नहीं किया, क्योंकि प्रोसीजरल जो फॉल्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं। अब स्टेट बैंक तो बयान देता है कि वो उसने एलसीज की परमिशन दे दी है, एनओसीज भी जारी कर रहे हैं इस चीज़ की, लेकिन बैंक जो है, जो निजी प्राइवेट बैंक हैं, वो भी एलसीज की परमिशन नहीं दे पा रहे, एलसीज नहीं ओपन कर पा रहे। तो ये एक प्रोसीजरल फॉल्ट है ना, जिसकी वजह से ये तमाम क्योस भी क्रिएट हो रहा है। अगर ये इमीडिएटली इन चीज़ों को जो है अमल दरामद करवा लिया जाए, इंप्लीमेंट करवा लिया जाए, तो चीज़ों को बेहतर नहीं किया जा सकता। देखिए, ऑप्टिमिज्म जो है, ऑब्वियसली इंसान को ज्यादातर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिनारियो है वो बड़ा पेसिमिस्टिक पिक्चर डिस्प्ले कर रहा है मेरे ख्याल में। हम्म। और जो भी कोई इकोनॉमी को बंदे जानते हैं, आप जिससे भी डिस्कशन करेंगे वो आपको डिटेल में यही बताएंगे कि वी नाउ वी आर एट द ब्रिंक ऑफ फेलियर। हम्म। हमारी जो इकोनॉमी है वो एट द ब्रिंक ऑफ फेलियर है, हम फेल हो चुके हैं। देखें, लोगों से हम भीख मांग रहे हैं वहां पे जाके, कभी किस पे जा रहे हैं। तो ये सारी हमें बेसिकली, सबसे पहले तो हमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम गलत काम पे हैं। हम्म। गलती हमारी क्या, देखें हम दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज को अपना पूरा एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जहाँ पे हो, वहां पे पॉलिसीज जो है ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनती हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जब बनती हैं तो अच्छा इकोनॉमी मुबशर साहब, बेहतर वैसे होती है, आप भी, सोशल सेक्टर। मुबशर साहब आप भी, हम भी अपनी जगह पर यही कोशिश करते आए हैं, यही बात करते आए हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए, लेकिन कोई भी इस तरफ आता नहीं है। सबसे पहले जो आपने बात की वो बिल्कुल बजा है कि हमने अपने फॉल्ट्स को देखना है, मिस्टेक्स को देखना है। तो आपकी नज़र में जो एक दो बुनियादी तौर पर फॉल्ट्स हैं वो क्या हैं? वो पॉलिसी का इशू हो सकता है, या ये जो प्रोसीजरल फॉल्ट्स हैं ये भी इसमें उतने ही कसूरवार है जितना कि पॉलिसी मेकिंग में होता है मसला?
बेसिकली जो मेरी नजर में फ्लॉज हैं या जो जो फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इकोनॉमी हमारी जो वर्स हुई है या वर्सनिंग सिचुएशन है वो, तो उसकी वजह से मेजर जो एलिमेंट है ना वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमारे बिल्कुल मुल्क ठीक, में। बिल्कुल एक ठीक। पॉलिसी का तसलसल नहीं है, जिस तरह कंसिस्टेंसी होती है किसी भी पॉलिसी डेफिनेटली में वो मुबशर नहीं। साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है सर। आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपकी बात क्लियर कट वही है जो तमाम करते आए हैं, इकोनॉमिस्ट भी करते आए हैं, हम भी करते आए हैं, मीडिया भी अपनी जगह पर ये बात करता है कि जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तब तक क्योस रहेगा तो पाकिस्तान के अंदर ना वो इन्वेस्टमेंट आ सकेगी, ना पाकिस्तान इकोनॉमिकली वो चीज़ों को अचीव कर पाएगा, उन गोल्स को जिसके ज़रिए हम इस इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी से निकल सकेंगे। नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। पाकिस्तान जिस तरह मसाइल में घिरता जा रहा है, सियासी तौर पर अपनी तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, कराची में भी, पंजाब में भी और विफाक में भी। अब बात ये सामने आ रही है कि शायद सदर ममलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। लेकिन इन तमाम सूरत हाल में जो पूरी दुनिया है, जो आलमी मंडी है और जो हमारे ऊपर चेक बैठे हुए हैं मईशत को देखने वाले, वो पाकिस्तान की मईशत को कुछ अच्छा जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं समझ रहे। इनमें पहले भी एक इदारा था मूडीज, जो पाकिस्तान की मौशी आउटलुक को वो मनफी कर चुका है। और उसके बाद अब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने 2025 तक पाकिस्तान को दरपेश 10 बड़े खतरात की निशानदही कर दी है। आलमी इक्तसादी इदारे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे का सामना है। अगले 2 साल तक पाकिस्तान को खुराक की कमी, साइबर सिक्योरिटी, महंगाई और मौशी बहरान के खतरात दरपेश होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम के साथ खुराक, कर्जों के बहरान का सामना है। खित्ते के ममालिक आबी वसाइल को इलाकाई तनाज़ात में बतौर हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम दर सूरत हाल है पाकिस्तान की। मौशत को कहते हैं कि अब वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी, कुछ कदरे बेहतर है, लेकिन ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो है वो हमारे बारे में कुछ अच्छी रिपोर्ट सामने नहीं लेकर आ रहा। इस मौजू पर बात करेंगे कि क्या वाकई हमारे पर अभी भी तलवार लटक रही है डिफ़ॉल्ट करने की, या हम सर्वाइव कर जाएंगे। अगर हम सर्वाइव नहीं करेंगे तो उसकी क्या वजूहत होंगी, और अगर हम इस तमाम एड को जो जिनीवा कॉन्फ्रेंस में हमें मिली है, जो लोन मिला है, हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो हमें कितना वक्त लगेगा तमाम चीज़ों को संभालने के लिए। इस मौजू पर बात करने के लिए सुधीर चौधरी, माहिर मौशियात, इन्होंने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया है। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सुधीर चौधरी साहब, आपने मेरी तमाम गुफ्तगू सुनी, अब आप अपने एनालिसिस बताइए कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम तो पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छी राय नहीं रख रहा, मोडीज भी पाकिस्तान की मौशी आउटलुक को मनफी करार दे चुका है, लेकिन हम बड़े जो है वो बगले बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि हम डिफॉल्ट के रिस्क से निकल चुके हैं। एक्चुअल सिचुएशन क्या है सर, आप क्या देखते हैं? सुधीर चौधरी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? सुधीर साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाजरीन, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान की मौशी हालत, कुछ लोग बात तो इस हवाले से करते हैं कि शायद हम जो है डिफ़ॉल्ट के रिस्क से निकल चुके हैं। वज़ीर ख़जाना बड़ी तसल्लियाँ देते हैं, वो पहले भी देते आए थे कि कतई तौर पर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़दशा मौजूद नहीं है। ये बात वजह है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा क्योंकि कुछ साम्राज्यी ताकतें, कुछ दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं करने देंगी। पाकिस्तान के जोग्राफिकली, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ बहुत से स्टेट्स जो हैं वो बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट के, बैरूनी दुनिया के, बड़े आकाओं के, साम्राज्यी ताकतों के भी जुड़े हुए हैं, वो डिफ़ॉल्ट तो नहीं करने देंगे। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता सिसका कर जो है हमें इस तरह की सूरत हाल का शिकार बनाए रखेंगे कि हम उनके मोहताज रहेंगे, कर्ज़ हम उनसे डिमांड करते रहेंगे। हम एक कर्जा लेंगे दूसरा कर्जा उतारने के लिए, जब वो कर्जा अदा करेंगे तो हमें फिर से कर्जा दरकार होगा। वो कर्जे इसी तरह के एक रैट रेस में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो फंसी रहेगी। अगर ये इसी तरह की फंसी रहेगी तो यकीनी तौर पर जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अपने जो कुव्वत है, जो अपनी सकत है, इस तमाम हर्डल को बर्दाश्त करने के लिए, इस तमाम मैस को बर्दाश्त करने के लिए, पाकिस्तान के जो अपने निजी इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करने वाले लोग हैं, फॉरेन रेमिटेंस है, वो भी कम होगी और कम हो रही है। क्योंकि जो सियासी बहरान आया है, इसकी वजह से जो गैर यकीनी और ये जो हिजान बरपा है हर जानिब, उसमें पाकिस्तानी भी उस तरह एतमाद नहीं कर पा रहे।
तो हम बैरूनी दुनिया को वो एतमाद कैसे दिलाएंगे। इन तमाम स्तर सूरत हाल में एक और बड़ी अच्छी खबर ये है कि हमें जो है वो रोल ओवर भी कर दिए गए हैं हमारे कुछ कर्जे। हम मौशी तौर पर उनको एक अच्छा कदम कह सकते हैं कि हम एक मरतबा फिर अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन आखिर कब तक, ये सवाल तो फिर है कि आखिर कब तक और ये चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करने में कामयाब हो पाएंगे। सुधीर चौधरी साहब से हमारा राब्ता हुआ है। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, माहिर मौशियात हैं। सर आपने मेरी तमाम गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहते हैं इस चीज़ों के ऊपर कि वाकई जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो रिपोर्ट बनाई है पाकिस्तान को लेकर और मोदी ने जो पाकिस्तान की मौशी आउटलुक को मनफी करार दिया है, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि वाकई में ऐसी सिचुएशन है या हम कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे? देखो, इस वक्त तक सारे जो हमारे मौसी इशारे हैं वो सारे हमें यही जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आउटलुक में और मौसी पोजीशन, मौसी हालत, तमाम जो हमारी जो बड़े बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और पेरिस क्लब है, दूसरी IMF है, हम उनकी साइड पर जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊँ, ये डोनर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये 25 करोड़ आबादी का मुल्क है जो कि एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है एशिया के अंदर। बिल्कुल सही। वो मार्केट है जिसका 80% इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर चलता है, जिसकी इम्पोर्ट जो है वो $70 बिलियन है। आप ये देखें कि ये वो $70 बिलियन है जो कि एक लीगल तरीके से है। जो इलीगल तरीके से जो स्मगल होकर माल आता है अफगानिस्तान के रास्ते, मुख्तलिफ कैटलाइजेशन की वजह से, मुख्तलिफ ऐसे ऑफेक्ट की तरफ से जो कि कानून के अंदर नहीं है, जो कि कानूनी तर्जमल नहीं है अपनाते, तो ये प्लस कोई $150 अरब पे चला जाता है। तो मैं नहीं समझता कि एशिया समेत, यूरोप समेत, अमेरिका, कनाडा समेत कोई भी ये चाहेगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। वो मुख्तलिफ तरीके निकालेंगे। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में बहुत से स्टेक्स हैं उन साम्राज्यी ताकतों के, बड़ी ताकतों के, ये मैं पहले ही जो है वो अर्ज कर चुका हूं अपने प्रोग्राम में। लेकिन अब जो सिचुएशन है, हमें जिनीवा कॉन्फ्रेंस में बड़ी एक उम्मीद मिली है कि हम डिफॉल्ट के रिस्क से भी क्रॉस कर जाएंगे, हमारे कर्जे भी रोल ओवर हो गए, हमें इमदाद भी मिली है, ऑल्दो कि उसमें कुछ जो कर्जे हैं वो ज्यादा हैं। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के पेश नज़र अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कुछ जो टेक ऑफ करेगा, उसकी जो इकोनॉमिकल फ्लाइट है? नहीं, यहाँ पर बात टेक ऑफ की नहीं है, यहाँ बात सर्वाइवल की है। टेक ऑफ तो बड़ी दूर है, हम सर्वाइव कर देंगे। इलेक्शन अनाउंस हो गया तो हम सर्वाइव कर देंगे। इस वक्त जमूत का आलम है, ना इन्वेस्टर पैसा निकाल रहा है, ना ट्रेडर ट्रेड कर रहा है क्योंकि उसके पास रॉ मटीरियल नहीं है, ना इंडस्ट्री चल रही है क्योंकि उसके पास रॉ मटीरियल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हमारी जितनी प्रोडक्ट बनती है उसका 80% रॉ मटीरियल इम्पोर्टेड होता है, तो इम्पोर्ट हमारी बंद है। अगर हम एलसीज खोलते हैं, अगर हम बैंकों को इजाजत देते हैं कि वो पेमेंट कर दें, तो हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। मेरा ख्याल है ये सबसे अहम कदम यही है इस वक्त। बिल्कुल सर, इसी वजह से एक बहुत बड़ा बहरान भी पाकिस्तान में जो, बिल्कुल सर सुधीर साहब, ये एक बहुत बड़ा आपने पॉइंट उठाया है, यही बहरान है, यही बात है बैंकों की एलसीज ओपन करने वाली। एक जो बात इससे पहले भी हो रही थी कि जो ऑयल रिफाइनरी कंपनीज हैं, जो ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल है, वो खत लिख चुकी है हुकूमत को कि हमारे पास वाफर मिकदार में तेल नहीं रहा, वो हमारे पास कमी हो चुकी है, किल्लत हो चुकी है, और पेट्रोलियम मसनूआत का भी बहरान पाकिस्तान में दरपेश हो सकता है। ये आपकी उसी बात से लिंक कर रहा है कि बैंकों के पास एलसीज खोलने की अगर उनको इजाजत दे दी जाती है और वो एलसीज ओपन कर देती हैं तो उनके पास इतने रिजर्व नहीं रहेंगे, बैंक खुद डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो सर इस सूरत हाल में क्या जो है वो हल निकाला जा सकता है? वो ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन का होता है और इस वक्त हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ऑयल कंपनीज क्यों किस बात के खदशे का इजहार कर रही हैं? $1.4 बिलियन वो कह रहे हैं कि आप इशू कर दें। अगर हम $1.4 बिलियन निकाल देते हैं तो इस वक्त आपका टोटल रिजर्व जो है वो 4.3 बिलियन के ऊपर स्टैंड करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो बाकी बची वो लेस देन $3 बिलियन होंगे। तो मैं आपको बताऊं, आप पाकिस्तान फौरन डिफॉल्ट कर देगा। हम बगैर तेल के तो रह सकते हैं लेकिन हम डिफॉल्ट होकर नहीं रह सकते। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। पाकिस्तान की सालमियत नहीं होगी तो कोई चीज किसी तरीके से काम नहीं कर सकेगी। वो पेट्रोल के बगैर तो जिंदा रहा जा सकता है लेकिन मुल्क
उसके तो सुधीर साहब यहाँ पर बुनियादी सवाल ये है कि हमारे दोस्त ममालिक की इमदाद के बावजूद, कर्जे रोल ओवर होने के बावजूद डिफॉल्ट का रिस्क मौजूद है अभी भी। बिल्कुल, डिफॉल्ट का अभी जो एक इम्पैक्ट है वो मौजूद है। उस वक्त तक जब तक जिन कर्जों की बैरून मुल्क ममालिक ने, जिन दोस्त ममालिक ने हमारे साथ बात की है उन और डॉलर से ज्यादा है, तब तक वो हमारे पास नहीं पहुंचते। इन दौर में बहुत सारे कर्जे ऐसे हैं जो कि 3 साल में मिलेंगे, और इस साल में हमें मुश्किल 2 से 2.5 अरब मिलेंगे, जो कि सऊदी अरब से है, जो कि यूएई से है, जो कि चाइना से है, जो फ्रांस से है। वो बड़ी मुश्किल वो आती 1 से 2 माह लग सकते हैं, बल्कि 3 माह भी लग सकते हैं। तो फौरी रिलीफ इस वक्त हमारे पास कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यकीनी तौर पर महंगाई और मौशी बहरान का तो खदशा जाहिर किया है, लेकिन इसके अलावा जो बात की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरे की घंटी वो ये भी है कि पाकिस्तान को आइंदा 2 सालों में खुराक की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है और साइबर सिक्योरिटी का मामला भी दरपेश हो सकता है। तो वाकई में पाकिस्तान इस हद तक जो है वो पहुंचने वाला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में खुराक की कमी का इशू फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इंशाल्लाह इस साल जो गंदम की जो पैदावार है वो सफिशिएंट होगी। वो 2 करोड़ 95 लाख जो है वो तकरीबन इस हद को उम्मीद कर पाएंगे। हमारे पास चावल जो है वो वाफर मिकदार में है, और अगर हम चावल की एक्सपोर्ट के ऊपर वक्ती तौर के ऊपर पाबंदी लगा दें, लेकिन सर गंदम का इशू तो बना हुआ है ना सुधीर साहब, गंदम का आटे का इशू तो है। अब पंजाब भी इससे निबर्दाजमा है, बलोचिस्तान भी इससे निबर्दाजमा है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को नुकसान पहुंचा है। तो यकीनी तौर पर उसका इफेक्ट तो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत पर तो होगा। नहीं, देखिए, पाकिस्तान में गंदम का इशू नहीं है। ये सारी गंदम जो है कि स्मगल हो रही है अफगानिस्तान में। सिंध में जो वक्त पहले एक्सपोर्ट प्राइस 4,000 पे कर दी, उसकी वजह से सिंध में स्मगल हो रही है, और सिंध के आगे अफगानिस्तान में, और आपको बताऊं कि ये रशियन बहुत सारी रियासतों के अंदर स्मगल हो रही है, क्योंकि यूक्रेन में तो जंग लगी हुई है। यूक्रेन से रशियन रियासतों को गंदम नहीं जा सकती, तो वो इस वक्त ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से, ईरान के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते और दूसरे जो इलीगल चैनल है उसके थ्रू जा रही है। गंदम इस वक्त होल्डिंग में पड़ी हुई है, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई। आप देखिए इम्पोर्ट का सिर्फ 2 जहाज आए तो गंदम की कीमत में 1400 रुपए फी मन कमी होगी। अच्छा सर, ये IMF, चलिए अब IMF की बात करते हैं। हमारा आखिरी सहारा तो वही होता है मईशत को पंप अप करने के लिए, मईशत को ICU से निकालने के लिए। तो IMF हमारे साथ उस प्रोग्राम को जो हमने डिसाइड किया है उसको मजीद रखने का इरादा रखता है? जी बिल्कुल, IMF काफी हद तक हमसे जो है वो मुतमईन हो चुका है, और मैं समझता हूँ IMF फ्यूचर के अंदर हमारी मदद करेगा और अपने प्रोग्राम को जारी रखेगा। उसकी वजह ये है कि IMF ने अपने बकाया पैसे भी लेने हैं। IMF के हम 48 अरब डॉलर के मकरूज है। IMF को उस वक्त तक पैसे नहीं मिलेंगे जब तक वो हमारे साथ मदद का सिलसिला जारी नहीं रखता। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं तो IMF के कमोबेश 52 बिलियन डॉलर जो है वो डूब जाएंगे। तो सर हमें पेट्रोलियम की कीमतों में, खुराक की कीमतों में टैक्सेस में इजाफा करना पड़ेगा, फिर उनकी बात माननी पड़ेगी। सर टैक्सेस में इजाफा होगा, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होगा, तो फिर तो पाकिस्तान को उसकी बात माननी पड़ेगी, और पाकिस्तान तो फिर से जो है वो, अगर पाकिस्तान की हुकूमत डिफॉल्ट नहीं करेगी, पाकिस्तानी अवाम तो डिफॉल्ट कर जाएगी फिर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर कुछ खतर का इजाफा करेगी। ये थोड़ा बहुत होगा सर, टैक्सेस में तो इजाफा होगा सर, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का एक और तूफान वफा होगा जो कि कंट्रोल नहीं होगा। सर टैक्सेस में, सुधीर साहब टैक्सेस में इजाफा होगा। ये प्राइवेट मुख्तलिफ कंपनी है जिसके मुताबिक 55% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। सुधीर चौधरी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं आइंदा किसी प्रोग्राम में यकीनी तौर पर इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान के ऊपर अभी भी वो तलवार लटक रही है, और अगर इसको सही तरीके से मैनेज ना किया गया और जिन ममालिक ने हमें इमदाद की, लोन की, कर्जों की बात की है वो बर वक्त पाकिस्तान ना पहुंचे, तो अभी तक हमारे सरों पर वो तलवार लटक रही है जिसका नाम डिफॉल्ट है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।